बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 202 इक्सा सुन चुके हैं और अब 203 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। नहीं नहीं, वो दोनों हाथ उठाकर चीखा, अब मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। वो नकाबपोश कौन था और उसने तुम्हें क्या बताया? उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस बुड्ढे को उसके हवाले कर दूं, तो वो मुझे माला माल कर देगा। हाय, जबरदस्त के बावजूद जैक के मुंह से बार बार कराएं निकल जाती थी। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कौन है? मैंने पूछा था। कहने लगा कि मुझे आम खाने से गर्ज रखनी चाहिए। क्या वो कोई मुकामी था? मैंने पूछा। नहीं, वो अंग्रेजी बोल रहा था मगर उसके लहजे में अजनबियत थी। वो अंग्रेज या अमेरिकी होने के अलावा जर्मन भी हरगिज नहीं था। उसे कैसे मालूम हुआ कि वो बूढ़ा शख्स रोड एल्बो की कैद में मौजूद है? उसे शुबा था। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि उसे यकीनी तौर पर यह बात मालूम नहीं है। क्या तुमने इतराफ कर लिया कि ऐसा कोई शख्स यहाँ मौजूद है? मैंने तेजी से पूछा। नहीं, मैंने उससे कहा था कि अगर ऐसा कोई शख्स यहाँ मौजूद है तो मैं उसे तलाश करने की कोशिश जरूर करूंगा। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इस बूढ़े के कब्जे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी मालकियत करोड़ों डॉलर भी हो सकती है? उस नकाबपोश ने मुझे $1,00,000 की ऑफर की थी। मैंने उसी बात से अंदाजा लगाया कि उस बूढ़े के पास कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो करोड़ों डॉलर की मालियत रखती है, वरना $1,00,000 कौन किसी के लिए खर्च कर सकता है? मैंने होंठ भींच लिए। और मुझे तुम किस चक्कर में यहाँ लाए थे? वो जवाब देते हुए हिचकिचाया और मैंने बेल्ट हवा में लहराई। अगर जवाब देने में एक लम्हे की भी ताखीर की तो मैं दोबारा तुम पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दूंगा, और इस बार इस बात की जमानत भी नहीं होगी कि मेरा हाथ रुकेगा भी या नहीं। नहीं, वो तकलीफ दे अंदाज में चीखा, मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बता दूंगा। दरअसल मैं तुमसे उस बूढ़े की असलियत मालूम करना चाह रहा था। क्या जरूरी था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ ही होता? तुम कोई बहुत अहम आदमी हो और सब कुछ जानते हो, तभी तो आज रात तुम्हारे फरार का ड्रामा स्टेज किया जा रहा है। उस बूढ़े की असलियत अगर तुम्हें मालूम हो जाती तो तुम क्या करते? अगर उसके कब्जे में कोई बहुत कीमती चीज है तो उससे खुद फायदा उठाने की कोशिश करता, या फिर रोड एल्बो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते। मैंने जहरीले लहजे में कहा। नहीं, जैक बर्राई हुई आवाज में बोला, मैं तो वैसे ही इस कैंप पर कब्जा करने वाला हूँ। मुझे ये गवारा नहीं कि सारा काम मैं संभालूं और आमदनी का बड़ा हिस्सा उसकी जेब में चला जाए। मैं सोच में पड़ गया। मसला ये था कि जैक का क्या किया जाए, लेकिन मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। गार के बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग इसी तरफ आ रहे थे। फिर वो आवाजें गार के दहाने पर आकर रुक गई। अंदर कौन है? किसी ने बुलंद आवाज में पूछा। चले आओ, मैंने बुलंद आवाज में जवाब दिया। यहाँ कोई खतरा नहीं। गार के दाने से 4 अफराद अंदर दाखिल हुए और मुतैराना अंदाज में हम दोनों को देखने लगे। वो चारों ही रोड एल्बो के आदमी थे। क्या हुआ जैक? उनमें से एक ने जमीन पर पड़े हुए जैक की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस शख्स को गिरफ्तार कर लो। जैक कराहा, इसने मुझ पर हमला किया था। जवाब में मुझ पर बैक वक्त 4 रिवाल्वर निकल आए। उन्होंने मुझसे पूछने की जहमत बिल्कुल नहीं की। अपने हाथ बुलंद कर लो, मुझसे सर्द लहजे में कहा गया, और मैंने बेल्ट फेंक कर अपने हाथ उठा दिए। ये झूठ बोल रहा है, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। हमला मैंने नहीं, इसने मुझ पर किया था। इसकी कोई बात मत सुनो और इसे फौरी तौर पर गोली मार दो। जैक चीखा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। इसका फैसला तो बास खुद करेगा जैक। उस शख्स ने जो जैक के करीब था, हमें तो इसकी हिफाजत पर मामूर किया गया है। लाओ, मुझे रिवाल्वर दो, मैं अपने हाथों से इसे मौत के घाट उतार दूंगा। जैक ने उठने की कोशिश की। जैक के करीब मौजूद शख्स उसकी तरफ रिवाल्वर बढ़ाने ही वाला था कि गार के दाने की तरफ से एक पाटदार आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ। जैक की तरफ बढ़ता हुआ उस शख्स का हाथ रुक गया और सब लोग गार के दाने की तरफ देखने लगे जिससे रोड एल्बो अंदर दाखिल हो रहा था। तुम अपने हाथ गिरा सकते हो, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा और अपने मातहतों को घूरने लगा। वो सब बुखलाकर उससे नजरें चुराने लगे। उनके रिवाल्वर वाले हाथ खुद बखुद झुक गए थे। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसी हुई कि इस पर रिवाल्वर निकालो? रोड एल्बो दाड़ा, क्या मैंने तुम्हें इसकी हिफाजत पर मामूर नहीं किया था? बस हमसे जैक ने इसे गिरफ्तार करने को कहा था, उनमें से एक ने हुकला कर कहा। क्यों? रोड एल्बो जैक की तरफ मुड़कर किसी खटकते कुत्ते की तरह गर्राया। इसने मुझ पर हमला किया था बास। जैक ने ढिठाई से झूठ बोला। देख लो इसने मेरा क्या हशर किया। ये तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? रोड एल्बो मेरी तरफ पलटा। इस बात का जवाब किसी और के सामने नहीं दिया जा सकता, मैंने कहा। ओह, रोड एल्बो मुझे गौर से देखने लगा। इसका क्या किया जाए? उसने जैक की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा। इसकी जिंदगी हम सब के लिए खतरनाक है।
मैं इसरार करूंगा कि इसे फिलफोर ठिकाने लगा दिया जाए। कमाल है। रोड एल्बो ने पलकें झपकाई। मैंने भी यही फैसला किया था, उसने कहा, फिर अपने एक आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया। रिवाल्वर दो। लेकिन मेरा कसूर क्या है? जैक उछलकर खड़ा हो गया। मौत के खौफ ने उसकी चोटों का एहसास जायल कर दिया था। तुम उस लौंडे के कहने पर अपने बरसों के साथी को मार देने पर तुल गए हो। एहसान फरामोश कुत्ते। रोड एल्बो ने रिवाल्वर लेते हुए नफरत से कहा, तुझे मारने से कबल मैं तेरी फर्दे जुर्म तुझे जरूर सुनाऊंगा। तू मुझे अहमक और बेखबर समझता है, लेकिन मुझे सब मालूम है। तू मुझे रास्ते से हटाकर इस कैंप पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम आयद कर रहे हो, जैक ने कहा, मगर उसके लहजे में जान बाकी नहीं रह गई थी। क्या यह भी गलत नहीं है कि तू मेरे मेहमान को झूठ बोलकर यहाँ लाया था, उसकी परवाह किए बगैर कि वो मेरा मेहमान है? तूने उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया। अगर मैं बर वक्त यहाँ ना पहुँच गया होता तो तूने इसे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुझे जान से मार देने के लिए तो यही एक बात काफी है। जैक ने उंटों पर जबान फेरकर उन्हें तर करने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। अब सफाई पेश करने का वक्त गुजर चुका है जैक। रोड एल्बो ने सर्द लहजे में कहा, मुझे आस्तीन में सांप पालने का कोई शौक नहीं है। इन अल्फाज के साथ ही रोड एल्बो के रिवाल्वर से शोला निकला और जैक एक चीख मारकर अपना सर पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। उसके माथे से खून की धार फूट पड़ी थी। ये उन तमाम लोगों के लिए एक इबरत है जो गद्दाराना अज़ाइम रखते हों, रोड एल्बो ने कहा और मुझे अपने साथ आने का इशारा करते हुए गार के दहाने की तरफ पलट पड़ा। हाँ, अब बताओ। रोड एल्बो ने उस गार में पहुंचकर मुझसे कहा जहां मैं पहली बार उससे मिला था। जैक तुम्हें झूठ बोलकर वहां क्यों ले गया था? कल रात उसे एक नकाब पोश गैर मुल्की मिला था जिसने उसे ऑफर की थी कि यहाँ एक बूढ़ा शख्स मौजूद है, अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वो जैक को उसके इवज $1,00,000 अदा करेगा। ओह! रोड एल्बो इसराबी अंदाज में खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? जाहिर है जैक इस बात से तो वाकिफ था कि डी फोस्टर यहाँ मौजूद है, लेकिन वो उसकी अहमियत से नावाकिफ था। $1,00,000 की ऑफर ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने तौर पर यह नतीजा अखज़ किया कि डी फोस्टर के कब्जे में कोई ऐसी जरूर चीज है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर भी हो सकती है। अपने इस नतीजे की तस्दीक वो किस तरह से करता? उसकी निगाह इंतखाब इस खाकसार पर पड़ी और वो मुझ पर चढ़ दौड़ा। तब तो उसका मारा जाना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे भी उसकी सरगर्मियां इतनी ज्यादा काबिल एतराज हो गई थी कि वो किसी भी वक्त मेरे हाथों मारा जाता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी वजह से मुझे उससे जान छुड़ाने का एक सुनहरी मौका मिल गया, वरना मेरे आदमियों में बददिली फैल जाती। खैर, ये तो तुम्हारा अपना दर्द सर है जिससे जाहिर है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो झूठ बोलकर मुझे कहीं और ले गया है? मैं उसकी तरफ से मशकूक तो पहले ही था और उसकी निगरानी करा रहा था। थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली कि वो डी फोस्टर की तरफ गया था और वहां से तुम्हें निकाल कर निकला है। इस इतला पर मैंने फौरी तौर पर उसे तलाश करने का हुक्म दिया और खुद डी फोस्टर के पास जा पहुंचा। उससे मालूम हुआ कि वो तुम्हें वहां से ये कहकर ले गया है कि तुम्हें मैंने बुलाया था, जबकि मैंने हरगिज़ नहीं बुलवाया था। बस वहीं से मैंने महसूस कर लिया कि वो किसी लंबे ही चक्कर में है। मैंने उसी वक्त उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मैं खुद भी तुम दोनों को तलाश करता हुआ इस गार तक पहुंच गया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि डी फोस्टर की यहाँ मौजूदगी राज नहीं रही। मैंने कहा, हाँ ये तो है। रोड एल्बो ने पुरतशवीश लहजे में कहा, तुम ऐसा करो, आज ही रात डी फोस्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे ये बताओ कि तुमने इस सिलसिले में अब तक क्या इंतजामात किए हैं? मैंने तुम्हारे फरार के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पहले मेरा ख्याल था कि तुम यहीं से मुकाबला करते हुए निकलो, लेकिन अब मैंने अपना मंसूबा तब्दील कर लिया है। यहाँ अगर गोलियां चलेंगी तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं जो डी फोस्टर की ताक में है। इसलिए अब वक्त मुकर्रर पर मैं अपने आदमी यहाँ से हटा लूंगा ताकि तुम सुकून से बिला किसी मुज़ामत के यहाँ से निकल सको। लेकिन इसमें खतरा ये है कि डी फोस्टर मशकूक हो जाएगा। यहाँ से इतनी आसानी से तो फरार नहीं हुआ जा सकता। मैंने इसका भी हल सोच लिया है, रोड एल्बो ने कहा। कैंप के मगरबी सिरे पर मेरे आदमी फायरिंग करेंगे। फायरिंग की आवाजें सुनकर यहाँ मुतय्यन सारे मुहाफिज कैंप के मगरबी सिरे की तरफ चले जाएंगे। उस अफरा तफरी से फायदा उठाकर तुम डी फोस्टर को लेकर यहाँ से निकल सकोगे। कैंप के मशरिकी सिरे पर तुम्हें एक जीप खड़ी हुई मिलेगी जिसकी कुंजियां इग्निशन में ही मौजूद होंगी। तुम उस जीप में बैठकर फरार हो जाओगे। जीप में ही तुम्हें एक राइफल और फालतू राउंड भी मिल जाएंगे जो मेरे आदमियों से मुकाबला करने के काम आएंगे।
जब यहाँ कोई होगा ही नहीं तो हम मुकाबला किससे करेंगे? मैंने पूछा। मुकाबला तो जरूर होगा, रोड एल्बो मुस्कुराया, मगर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से कुछ फासले पर। मैं तुम्हें वो रास्ते बताऊंगा जिन पर तुम्हें सफर करना है। रास्ते में एक जगह मेरे आदमी छुपे हुए होंगे, वो तुम पर फायरिंग करेंगे, लेकिन इस तरह कि तुम में से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। ठहरो, मैं तुम्हें नक्शों की मदद से समझाता हूँ। रोड एल्बो कुछ नक्शे उठा लाया और नक्शों की मदद से मुझे बताने लगा कि मैं किन रास्तों पर सफर करूंगा। हमें पहाड़ी रास्तों पर सफर करना था और मशरकी ढलानों से गुजरकर हम्बर के उस इलाके पहुंचना था जहां नमक सादी के कारखाने फैले हुए थे। मैं रोड एल्बो के मंसूबे की सारी जुजियात ज़हन नशीन करना शुरू कर दी और फिर डी फोस्टर की तरफ वापस आ गया। तहजीब मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी। रोड एल्बो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था, उसने तशवीश से कहा। तुम कहाँ चले गए थे? वो मुझे मिल गया था, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। हम जरा फरार के मंसूबे को हतमी शक्ल दे रहे थे। क्या रहा? तहजीब ने बेसब्री से पूछा। हमें कब फरार होना है? डी फोस्टर खामोशी से हमें देख रहा था। आज रात किसी वक्त हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। डी फोस्टर ने एक ठंडी सांस ली और तहजीब की नजरें मेरे हाथों पर जम गई। तुम्हारे हाथों पर यह निशान कैसा है? उसने पूछा। जवाब में मुझे पूरी दास्तान सुनाना पड़ गई, वरना मेरा इरादा यही था कि उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ओहो, तब तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, तहजीब ने मुजतरिमाना अंदाज में कहा। रोड एल्बो से कहकर कोई मरहम वगैरह लगवा लेते। हमारा पेशा हमें इन नयाशियों की इजाजत नहीं देता, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हारा पेशा क्या है? डी फोस्टर ने चौंक कर पूछा। मैं उसके अचानक इस सवाल पर भुखला सा गया, लेकिन मैंने जवाब देने में देर नहीं लगाई। पेशे से मुराद काम है डी फोस्टर, मैंने कहा। जिस किस्म के कामों से हमें वास्ता पड़ता रहता है उसमें बुनियादी अंसर मुहिम जोई है। मुहिम जो लोगों को बड़े कठिन हालात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें खुद को सख्तियां झेलने के आदी बनाना होता है। हम इन नज़ाकतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिनमें आम लोग मुबतला होते हैं। हम में और आम आदमी में यही तो फर्क होता है। फिर भी एक सहूलत मैसर हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तहजीब ने कहा। फिर हम लोगों के लिए खुद को फिट रखना भी तो बहुत जरूरी होता है। मालूम नहीं कब किन हालात का सामना पड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो तहजीब, डी फोस्टर ने कहा। जब इलाज हो सकता है तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, मैंने हथियार फेंकते हुए कहा। जैसा तुम चाहो वैसा ही कर लो। मैं अभी रोड एल्बो से जाकर कहती हूँ, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा, तहजीब ने उठते हुए कहा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो लौटी तो तनहा नहीं थी, उसके साथ रोड एल्बो भी था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रोड एल्बो ने खजालत से कहा। बातों के दरमियान मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम जख्मी हो और तुम्हें थोड़े से मुआवजे की भी जरूरत है। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए ये मरहम ले आया हूँ, इसे लगा लो, शाम तक तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे। इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, मैंने हंसकर कहा, लेकिन अब तुम मरहम ले ही आए हो तो मैं लगा लूंगा। मैंने उससे मरहम की ट्यूब लेते हुए कहा। दरअसल मेरी भी कोई गलती नहीं है, रोड एल्बो बोला। तुम्हारे अंदाज से कभी मालूम नहीं हो रहा कि तुम जख्मी भी हो। लाओ ट्यूब, मुझे दो, तहजीब ने कहा। मैं तुम्हारे मरहम लगा दूंगी। उसने ट्यूब लेने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा, मैंने उसे कहा। लाओ, तहजीब ने आंखें निकाली और ट्यूब मेरे हाथ से झपट ली। मैं बेबसी से रोड एल्बो की तरफ देखने लगा। तहजीब मेरे हाथों पर मरहम लगा रही थी। लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हें चोटें कहाँ कहाँ लगी हैं, रोड एल्बो ने पूछा। बस कमर तक का हिस्सा जद में आया है, बाकी तो पूरा जिस्म महफूज है, मैंने कहा। बाकी जिस्म बचा ही कहाँ है, सिर्फ टांगे ही तो रह गई हैं, तहजीब वो सीले लहजे में बोली। मैंने भी तो यही कहा है, मैंने बुखला कर कहा। अच्छा खामोश रहो और कमीज उतारो। मरवा दिया, मैं कह रहा अब कमीज भी उतारना पड़ेगी। तुम्हें खुद से कमीज उतारने में तकलीफ होगी, रोड एल्बो ने आगे बढ़ते हुए कहा। लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। अरे ये तुम सब मिलकर मुझे बीमार बना देने पर तुल गए, मैंने वसीले लहजे में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद कमीज उतार सकता हूँ। रोड एल्बो हंसने लगा, मगर मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और कमीज उतार दी। तहजीब ने दांतों में उंगली दबा ली। तुम्हारी तो पूरी पीठ ही उधड़ी हुई है, तहजीब ने दुख भरे लहजे में कहा। कैसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे? रोड एल्बो की आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। वो यार तुम किस किस्म के आदमी हो? तुम्हारी पीठ पर नील ही नील पड़े हुए हैं और तुम्हारे किसी अंदाज से ये जाहिर ही नहीं हो रहा कि तुम्हें कोई गैर मामूली तकलीफ है, उसने मुतहिराना लहजे में कहा। अगर वाकई कोई गैर मामूली तकलीफ होती तो मैं खुद ही तुमसे कह देता, मैंने कहा। मामूली चोटें खुद ही ठीक हो जाती, लेकिन तुम लोगों के इसरार पर मैंने मरहम लगवाना कबूल कर लिया है। तुम जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे हो, चलो उधर बिस्तर पर लेटो ताकि मैं तुम्हारे मरहम लगा दूं, तहजीब ने मुझे फर्शी बिस्तर की तरफ धकेलते हुए कहा। मजबूरी है, मैंने बिस्तर पर लेटते हुए बेबसी से रोड एल्बो की तरफ देखा। मरहम तो लगवाना ही पड़ेगा। रोड एल्बो मुतहिराना अंदाज में मुझे देखे जा रहा था।
अब तो मुझे किंग इटलस से हसद महसूस होने लगा है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। तहजीब के नरमो नाजुक हाथ मेरी पीठ पर मसीहाई करने में मसरूफ थे। मरम ने इस शदीद तकलीफ को ज़ायल कर दिया था जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो मरम की तासीर थी या तहजीब के हाथों की लताफत। बात कुछ भी रही हो, मेरे जख्मों में ठंडक सी पड़ गई थी। उसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, रोड एल्बो ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मुलाकात पहले उससे क्यों हुई, मुझसे क्यों नहीं हुई? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूछा। फर्क तो पड़ता है, आज तुम उसकी बजाय मेरे लिए काम कर रहे होते। अब मैं तुम्हारी खिदमत से इस्तेफादा नहीं कर सकता और वो कर सकता है। ये तुमसे किसने कह दिया रोड एल्बो? मैंने हैरत से कहा। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। हमारे लिए तुम और किंग इटलस कोई अलग थोड़ी हो। रोड एल्बो खुश हो गया। अपना वादा याद रखना, उसने कहा। ये कोई वादा तो नहीं है रोड एल्बो, ये तो एक हकीकत का इजहार है। वक्त आने पर तुम इसकी सदाकत खुद देख लोगे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा, कुछ अहम काम निपटाने हैं। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बुलवा लेना। अरे नहीं रोड एल्बो, अगर कोई जरूरत पड़ गई तो मैं खुद आ जाऊंगा। रोड एल्बो चला गया। तहजीब मरम लगा चुकी थी और मुझसे खासी खफा नजर आ रही थी। तुम इतने जख्मी थे तो कम अज कम मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था तुम्हें, उसने खफगी से कहा। ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं थी, फिर ये कि तुम ख्वाह मुखा मामूली सी चोटों को इतनी अहमियत दे रही हो। तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त वाकई बहुत ज्यादा है, डी फोस्टर बोला, इसलिए तुम्हारी नजरों में इन चोटों की अहमियत नहीं है। मैं हंसकर खामोश हो गया। दिन यूं ही गुजर गया। शाम के वक्त रोड एल्बो मेरे पास आया। तुम्हारी चोटों का क्या हाल है? उसने पूछा। पहले भी ठीक ही था और अब तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि कभी मेरे कोई चोट लगी थी। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकते हो? बिल्कुल, मैंने उठते हुए कहा। चलो। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। मैंने तुम्हारे फरार के इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी है, रोड एल्बो ने मेरे साथ चलते हुए कहा। तुमने नक्शे समझ लिए? बहुत अच्छी तरह, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ अजनबी हो इसलिए तमाम नक्शे समझने के बावजूद तुम्हें दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर रास्तों की तलाश की वजह से तुम्हें देर हो जाए। ऐसा नहीं होगा रोड एल्बो, मैंने बड़े एतमाद से कहा। जितनी तफसील से तुमने हर बात मुझे समझा दी है उसके बाद किसी गड़बड़ का इम्कान बाकी नहीं रह जाता। सोच लो, रोड एल्बो ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। रात के वक्त अंधेरा होगा और अंधेरे में रास्तों की तलाश। बेफिक्र रहो रोड एल्बो, अगर इस बात का 1% भी इम्कान होता तो मैं तुमसे फरमाइश करता कि रात के ड्रामे की मुझे हल्की सी रिहर्सल करा दो। मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लाया था, लेकिन रोड एल्बो ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके अंदाज से फिक्रमंदी जाहिर हो रही थी। तुम अभी भी मुतमईन नहीं हो रोड एल्बो? मैंने कहा। किसी मंसूबे पर अमल करते हुए मुकम्मल यकीन और इत्मीनान की जरूरत बहुत अहम होती है। चूंकि तुम भी इस ड्रामे के एक फरीक हो, लिहाजा तुम्हारा मुतमईन होना भी जरूरी है। तुम यूं क्यों नहीं करते कि यहाँ से फरार होने की रिहर्सल कर लो? आखिर इसमें हरज भी क्या है? हरज तो कोई नहीं है रोड एल्बो, बल्कि इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं तुम्हें रिहर्सल करके दिखाऊंगा। मैंने कहा। यह रिहर्सल मैं अकेले ही कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, तुम्हारी साथी के लिए रिहर्सल करना जरूरी नहीं, एक आदमी के लिए रिहर्सल बहुत काफी है। तो आओ रोड एल्बो, लेकिन तुम मुझसे एक कदम पीछे ही रहोगे। अगर मैं कोई गलती करूं तो टोक देना। मैं उस मुकाम की तरफ जा रहा हूं जहां एक जीप हमारी मुंतजिर होगी। रोड एल्बो ने इस बात में सर हिला दिया और मेरे साथ चलने लगा। मैंने कैंप के मशरकी सिरे पर उसे ठीक उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां प्रोग्राम के मुताबिक रात के वक्त हमें जीप खड़ी हुई मिलती। गालिबन उस जगह हमें जीप खड़ी हुई मिलेगी। मैंने रुकते हुए रोड एल्बो से कहा। मैंने कोई गलती तो नहीं की रोड एल्बो? रोड एल्बो की आंखों में हैरत के आसार नजर आ रहे थे। मुझे हैरत है कि तुम इतने सही मुकाम पर आ गए, और मुझे तुम्हारी हैरत पर हैरत हो रही है। जो नक्शे तुमने मुझे फराम किए हैं उन पर तुमने बड़ी वजाहत से निशानात लगाए हैं। उसके बाद भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे ये काम छोड़कर कोई और धंधा देखना चाहिए। तुम्हारी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ, रोड एल्बो ने कहा। अगर तुम कहो तो मैं जीप भी मंगवाए लेता हूँ ताकि तुम वो मुकाम भी देख लो जहाँ मेरे आदमी तुम्हें रोकने की कोशिश करें। जरूरत तो नहीं है, लेकिन हस्बे साबिक महज तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। रोड एल्बो ने अपने एक आदमी को इशारा किया और जरा ही देर बाद वहाँ जीप पहुंच गई। मैंने कुछ कहे बगैर ड्राइविंग सीट संभाल ली और रोड एल्बो मेरे बराबर बैठ गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी रहनुमाई के बगैर भी मैं उस मुकाम की निशानदेही कर सकता हूँ जहाँ हमें एक नाम निहायत मुकाबला करना होगा। रोड एल्बो ने बड़े गौर से मुझे देखा। अभी सूरज नहीं डूबा है, इसलिए मुमकिन है तुम सीधे उस जगह जा पहुंचो, लेकिन रात को जिस वक्त तुम्हें सफर करना होगा उस वक्त गहरी तारीकी होगी और आसपास कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी। उस वक्त तुम्हारे लिए उस मकाम की निशानदेही करना नामुमकिन सी बात होगी।
यकीन करो रोड एल्बो, रात की तारीकी में भी उस मकाम तक पहुंचना मेरे लिए इतना ही आसान होगा जितना दिन की रोशनी में। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। वजह? मैंने पूछा। रात की तारीकी में किसी अजनबी जगह पर पहली ही कोशिश में बगैर भटके हुए कैसे पहुंचा जा सकता है? तुमने नक्शे पर उस जगह निशान लगा दिया है जहां मैं रोकने की कोशिश करने के लिए तुम्हारे आदमी छुपे हुए होंगे, और मैंने नक्शे अच्छी तरह से नशीन कर लिए हैं। नक्शे से मुझे ये मालूम हो गया है कि वो जगह कैंप से कितने फासले पर है। सिमत का अंदाजा भी है। अब मुझे जिन चीजों का ख्याल रखना है वो सिमत और फासले हुए। फासले का तयन जीप की रफ्तार और वक्त को ज़हन में रखकर हो जाएगा। फिर वहां तक पहुंचना कैसा मुश्किल है। तुम एक हैरत अंगेज आदमी हो, रोड एल्बो ने तवील सांस लेकर कहा। तुम्हारा एतमाद काबिल रिश्क है। मैंने अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि जो इतने एतमाद से काम करता हो। कमाल है रोड एल्बो। मेरे ख्याल में तो आदमी को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद हो। अगर उसे खुद में एतमाद की जरा सी भी कमी महसूस हो रही हो तो फिर उस काम से हाथ खींच लेना ही बेहतर है। रोड एल्बो मुझे देखे जा रहा था। मैंने ब्रेक लगाकर जीप रोक दी। रोड एल्बो ने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे हम तो पहुंच गए, उसने कहा। मैं तो बातों में ऐसा महव हुआ कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैं गलत जगह तो नहीं रुका रोड एल्बो? नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह रुके हो। मेरे आदमी उसी चट्टान के पीछे तुम्हारे मुंतजिर होंगे। बस तो ठीक है, अब वापस चलते हैं, मैंने तंग पहाड़ी रास्ते पर जीप मोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। जीप मोड़ने में मुझे खासी दिक्कत हुई, इसलिए कि वो सफर करने का कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, और रोड एल्बो ने भी शायद वो रास्ता इसीलिए मुंतखब किया था कि हम किसी की नजरों में आए बगैर वहां से दूर निकल जाएं। मुझे एक बात की तरफ से बहुत तशवीश है रोड एल्बो, मैंने दफातन कहा। क्या? रोड एल्बो ने चौंक कर मुझे देखा। जिस तरह उन लोगों ने जैक को तोड़ने की कोशिश की थी उसी तरह मुमकिन है तुम्हारे किसी और आदमी पर भी तबादमाई की गई हो। नहीं, इस बात का इम्कान नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ऐसा होता तो वो शख्स अब तक हमारी नजरों में आ चुका होता, रोड एल्बो ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त नहीं है रोड एल्बो। जैक तो महज अपनी हमाकत की वजह से हमारी नजरों में आ गया था। अगर वो खामोशी से डी फोस्टर को उन लोगों के हवाले कर देता तो हमें वक्त गुजरने के बाद ही कुछ मालूम हो पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि एक ऑफर बैक वक्त दो अफराद को कैसे की जा सकती है। उन्हें पहले उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए था। अगर उन्होंने किसी और को भी ऑफर कर दी है तो इसे हमाकत ही कहा जा सकता है। हमारा साहब जिन लोगों से है रोड एल्बो, वो सीक्रेट एजेंट कहलाते हैं। तुम शायद ना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बतलाए देता हूँ कि सीक्रेट एजेंट कभी एक जरिए पर इक्तफा नहीं करते। उसकी कई वजूहात होती हैं। दूसरे मुल्क में काम करने की वजह से उनकी जिंदगियों को हर वक्त खतरा लाहक रहता है, इसलिए वो वक्त ज़ाया करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यही वजह है कि एक काम करने के जितने जराए उन्हें मैसर आ सकते हैं, बैक वक्त उन सब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये लोग निहायत शफ़ाक, बेरहम और वादा खिलाफ किस्म के लोग होते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर जैक डी फोस्टर को उन लोगों के हवाले कर देता तो उसे $1 लाख अदा कर देते? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो उसे गोली मारकर हलाक कर देते और डी फोस्टर को लेकर फरार हो जाते। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर उन्होंने जैक के अलावा किसी और को भी ये ऑफर करने की हमाकत की होती तो क्या डी फोस्टर को कैंप से निकाल ले जाने की कोशिश में उन दोनों अफराद में तसादुम का खतरा ना होता? तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है रोड एल्बो, मैंने तारीफी लहजे में कहा। यकीनन ये बात अगर एक से ज़ायद अफराद डी फोस्टर को निकालने के चक्कर में पड़ते तो इस कोशिश में उनके आपस में तसादुम का खतरा होता, और तसादुम के नतीजे में डी फोस्टर तो ना निकल पाता, उन लोगों का राज अफशां हो जाता। उन सीक्रेट एजेंटों ने इस नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं किया होगा। बस तो साबित हुआ कि सिर्फ जैक ही वो काली भीड़ था जिसे उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर हुई थी, रोड एल्बो ने खुश होकर कहा। इससे ये कहाँ साबित होता है रोड एल्बो कि क्या ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम मालूम करने के लिए तुम्हारे कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की हो? तुम तो होश उड़ा देने वाली बातें करते हो, रोड एल्बो ने खौफजदा से अंदाज में हंस कर कहा। कबल इसके कि किसी नागहानी से हमारे होश रुबा इम्कानात का जायजा लेना बेहतर होता है। उससे कम अज कम आदमी किसी भी नागहानी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार तो होता है। तो ये बताओ कि अब क्या किया जाए, रोड एल्बो ने तशवीशज़दा लहजे में पूछा। क्या अपने आदमियों को टटोलने की कोशिश करूं? हमारे पास वक्त बहुत कम है रोड एल्बो, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये जरूरी तो नहीं है कि फरार के प्रोग्राम पर आज ही अमल किया जाए। हम कोई और प्रोग्राम बना लेंगे और उस पर किसी और रोज अमल कर लेंगे। अब तो कोई खतरा भी मोल नहीं लिया जा सकता रोड एल्बो। ये बात उन लोगों के इल्म में आ चुकी है कि डी फोस्टर तुम्हारे कैंप में मौजूद है, और उसके बाद यहाँ गुजरने वाला हर लम्हा डी फोस्टर के लिए खतरे का पैगाम लाएगा। हम कैंप में वापस पहुंच चुके थे। मैंने जीप रोक दी और हम जीप से उतर आए। सूरज गुरूब हो चुका था और हल्की हल्की तारीकी फैलना शुरू हो गई थी।
यहाँ रुकने में भी खतरा है और फरार होने में भी खतरा है, तो फिर क्या करें? रोड एल्बो ने कहा। यहाँ रुकने में ज्यादा खतरा है, लिहाजा तयशुदा प्रोग्राम पर ही अमल किया जाए, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल इसके बरक्स है, यहाँ उन लोगों के मुकाबले के लिए एक पूरा ग्रुप मौजूद है, जबकि अगर उन्होंने तुम्हें रास्ते में कहीं घेर लिया तो तुम तनहा होगे। पहली बात तो ये है कि तुमने ताकत का गलत अंदाजा लगाया है। हमारे मुकाबले पर कई मुल्कों के सीक्रेट एजेंट हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि डी फोस्टर की यहाँ मौजूदगी की खबर किस मुल्क के एजेंटों तक पहुंची है। अगर ये खबर सारे ममालिक के एजेंटों तक पहुंच गई तो तुम्हारे आदमी किस किस का मुकाबला करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रोग्राम के रात अफशां हो जाना महज एक क्यास है, और क्यास भी ऐसा है जिसके सही और गलत होने के इम्कानात बराबर के हैं। लिहाजा मेरी राय में तो क्यास पर फैसला करना ठीक नहीं होगा। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात दिल को लगती है, रोड एल्बो ने कहा। वाकई अगर उन सब ने मिलकर कैंप पर चढ़ाई कर दी तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और कैंप अलग तबाह हो जाएगा। उस तबाही के बाद भी अगर डी फोस्टर के बच जाने की जमानत दी जा सकती तो मैं तुम्हें फिलहाल रोकने पर ही इसरार करता, लेकिन चूंकि ये जमानत मैसर नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल ही जाओ। शुक्र है बात तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखो और अपने किसी आदमी पर कुछ भी जाहिर मत करो। बेफिक्र रहो, मैं किसी किस्म की पूछगछ नहीं करूंगा। रोड एल्बो से रुखसत होकर मैं वापस पहुंचा तो डी फोस्टर और तहदीब माल्कम एक्स बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। रोड एल्बो से क्या बातें हुई, तहदीब ने मुझे देखते ही पूछा। वो मुझे यहाँ से फरार होने की रिहर्सल करा रहा था। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, और कोई खास बात तो नहीं? नहीं, मैंने कहा, और उसके बाद खामोशी छा गई। रात का वक्त हमने ज्यादातर खामोश रहकर ही गुजारा। हम सभी अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ सोच रहे थे। डी फोस्टर खास तौर पर मुस्तरिब था। उसका इज़्तिराब उसकी हरकत और सकनात से आया था। उसे किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। कभी लेट जाता, कभी बैठ जाता और कभी टहलने लगता। मैंने और तहदीब ने उसे किसी बात पर नहीं टोका। इसी दौरान में रात का खाना आया और बड़ी खामोशी के साथ खा भी लिया गया। फिर वो वक्त भी आ गया जब हमें यहाँ से फरार होना था। ये वो वक्त था जब कैंप में हैप्पी आवारा गर्द नशे में डूबकर बदमस्त सो जाते हैं और अपने गिरदो पेश से बेखबर हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में कैंप के मगरबी सिरे पर उभरने वाले फायरों की पे दर पे आवाजों ने सन्नाटे का सीना छिलनी कर दिया। मुख्तलिफ इक़साम के आतिशी असले से लगातार फायरिंग हो रही थी। मुझे यकीन था कि उस फायरिंग ने कैंप में हलचल मचा दी होगी, लेकिन हम अच्छी तरह जानते थे कि यह सब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। चुनांचे हम फरार होने के लिए तैयार हो गए। हमें रास्ता बिल्कुल साफ मिला था। जब तक जीप तक पहुंचने के दौरान हमें रोड एल्बो का एक आदमी भी नहीं मिला। मैं डी फोस्टर और तहदीब को लेकर सीधा जीप तक जा पहुंचा। हस्बे प्रोग्राम इग्निशन में कुंजियां लगी हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर किसी तवक्कुफ के बगैर जीप स्टार्ट कर दी। तहदीब ने डी फोस्टर के साथ अगवी हिस्सा संभाल लिया था। राइफल मौजूद है तहदीब? मैंने जीप को आगे बढ़ाते हुए तहदीब से पूछा। हाँ, तहदीब ने जवाब दिया। खासी तादाद में फालतू राउंड भी मौजूद है। मैंने मुतमईन अंदाज में सर को जुम्बश दी और जीप की रफ्तार बढ़ाने लगा। फायरिंग की आवाजें बतदरीज हमसे दूर होती जा रही थी। पहाड़ी ढलानों और बुलंदियों पर जीप का सफर जारी था। मैं मुमकिन हद तक तेज रफ्तारी से जीप ड्राइव कर रहा था, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए जीप बहुत ज्यादा रफ्तार से भी सफर नहीं कर रही थी। अगब से आने वाली फायरिंग की आवाजें दम तोड़ चुकी थी और अब हर तरफ सन्नाटे और वैरानी का राज था। तहद निगाह जहां तक जीप की हेडलाइट्स में नजर काम कर रही थी, वैराने और पहाड़ी चट्टानों के अलावा कुछ नहीं था। कुछ दूर मजीद सफर करने के बाद हमने पहले फायर की आवाज सुनी। ये फायर हमसे काफी आगे हुआ था। उसके बाद फायरों की मुसलसल आवाजों ने सन्नाटे को मजरू करना शुरू कर दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो ड्रामा शुरू हो गया था जो मेरे मशवरे पर रोड एल्बो ने किंग इटलस के कहने से तरतीब दिया था। मैं बेखौफी से जीप ड्राइव करता रहा। किसी किस्म के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे और तहदीब के अलावा डी फोस्टर भी इस ड्रामे से वाकिफ था, वरना वो पहले से जिस तरह सहमा हुआ था उसके पेश नजर अगर उसकी तवक्को के खिलाफ इस किस्म का कोई हंगामा शुरू हो जाता तो खौफ के मारे उसकी गिगी ही बंद गई होती। जरा आगे बढ़ने के बाद दफातनी मुझे एहसास हुआ कि अभी वो जगह तो नहीं आई जहां हम पर हमला किया जाना था। उन लोगों ने इतनी बेसब्री का मुजाहरा क्यों किया? हमारे वहां पहुंचने में चंद ही मिनट तो रह गए थे। क्या वो लोग चंद मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? उन्होंने इतने फासले से ये इकदाम क्यों किया? उन्हें जीप के रास्ते का भी तो इल्म था। इतने फासले से गोलियां बरसाना तो निहायत बेमैनी हरकत थी। इतनी देर में तो अपने बचाव का इंतजाम भी किया जा सकता था। कुछ देर गोलियां चलने का सिलसिला जारी रहा और फिर दफातन दोबारा पहले की तरह सन्नाटा छा गया। गोलियां चलना बंद हो गई थी। मैं उलझन में मुबतला हो गया, मगर मैंने जीप नहीं रोकी।
अकब से तहजीब ने मेरे कान में सरगोशी की। वो जो सामने चट्टान नजर आ रही है ना, मैंने उसी तरफ से शोले लपकते देखे थे। हाँ, फायरिंग उसी चट्टान पर से हो रही थी, मैंने जवाब दिया, और हम उसी चट्टान के सामने से गुजरेंगे। तहजीब ने कोई जवाब नहीं दिया और डी फोस्टर तो आवाज निकालने के काबिल भी नहीं था। मैं दांतों पर दांत जमाए ड्राइविंग कर रहा था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था, मगर नई सूरत हाल के मुतल्लिक मैं कोई राय कायम नहीं कर रहा था। अभी हमारी जीप उन चट्टानों के सामने भी पहुंच नहीं पाई थी कि अचानक हम पर रोशनी की यलगार हो गई। दोनों ही तरफ बिखरी हुई चट्टानों ने तेज रोशनी उगलना शुरू कर दी। वो ताकतवर सर्च लाइटों की रोशनियां थी जिन्होंने हमारे गिर्द के इलाके को मुनव्वर कर दिया था। रोशनियां इतनी तेज थी कि दिन का गुमा होने लगा था। उन ताकतवर सर्च लाइटों के अकम में देखना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन चट्टानों के दरमियान कई जगहों से उभरी हुई राइफलों की नालियां हमें साफ नजर आ रही थी। रुक जाओ, एक गरेदार आवाज सुनाई दी। अगर फरार होने की कोशिश की तो जीप के साथ साथ तुम सबके भी परखचे उड़ जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता था कि वहां इस वीराने में उन लोगों ने हमारी जियाफत के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा, इसलिए मैंने उस वार्निंग से कबल ही जीप रोक दी थी। जहां तकदो का मनफी नतीजा निकलने की तवक्को हो, वहां किसी किस्म की जिद्दोजहद करने को महज हमाकत ही करार दिया जा सकता है। लेकिन उस आवाज ने मेरे जिस्म में सिनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि उस आवाज में शनासाई की झलकियां थी। वो आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन फौरी तौर पर मुझे याद ना आ सका कि वो आवाज मैंने पहले कहां सुनी थी। तुम्हारे पास जो भी असला है उसे जीप से बाहर फेंक दो, गरजदार आवाज में दोबारा कहा गया। मेरे पास तो असले के नाम पर कुछ भी नहीं था, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। प्रोग्राम तो ये था कि उस मकाम से कुछ आगे हम रोड एल्बो के आदमियों से मसनूई मुकाबला करेंगे, और उसी वजह से मैंने अपने पास कोई हथियार रखने की जरूरत महसूस नहीं की थी। ताहम मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे जबरदस्त गलती सरजद हुई है। ये बात मुझे फरामोश नहीं करना चाहिए थी कि हमारा मुकाबला मामूली लोगों से नहीं है। हमारे मुकाबले पर दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक के मायानाज एजेंट थे, जिनसे हमा वक्त होशियार रहना जरूरी था। लेकिन मुझसे जो चूक हो चुकी थी, अब पछतावे से उसका मदावा तो नहीं हो सकता था। मेरी तरह डी फोस्टर भी निहत्ता था। अगर वो निहत्ता ना होता भी तो भी कोई फर्क ना पड़ जाता। वो ज़हनी काम करने वाला कमजोर असाब का आदमी था, एक साइंसदान जो मोहलक हथियार इजाद तो कर सकता है मगर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। डी फोस्टर के असाब पर तो गोलियों की आवाजें भी बम के धमाकों की तरह असरअंदाज हो रही थी। उसकी आवाज तक बंद हो गई थी। अगर उसके पास हथियार होता तो या तो उसे इस्तेमाल ना कर पाता, या अगर इस्तेमाल कर भी पाता तो शायद अपने साथियों ही की हलाकत खेदी का सामान करता। तहजीब के पास अलबत्ता एक राइफल थी जो मसनूई मुकाबला करने के लिए रोड एल्बो ने मुहैया की थी। मुकाबला तो खैर क्या करते, उल्टे हम मुसीबत में फंस गए थे, और जिस तरह मैंने जीप रोक दी थी उसी तरह तहजीब के पास भी राइफल फेंक देने के सिवा कोई चारा ना था, और उसने किया भी यही। सन्नाटे में राइफल के संगलाख जमीन पर गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई और फिर सन्नाटा छा गया।